दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग क्यों एक दूसरे के ऊपर चीट करते हैं। चीटिंग होती क्या है, चीटिंग की कितनी अकसाम हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग चीट करते हैं, और कैसे कोई भी शख्स इस चीटिंग के मसले से खुद को निकाल सकता है। तो ये सब जानने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि चीटिंग होता क्या है। तो अगर इस चीज़ को हम डिफ़ाइन करें तो अगर कोई भी शख्स एक रिलेशनशिप में है, मैरिड रिलेशनशिप में है या बगैर मैरिज के किसी रिलेशनशिप में है, और वो उस रिलेशनशिप में होते हुए किसी और इंसान के साथ इमोशनली, सेक्सुअली या फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाए, तो उस चीज़ को हम चीटिंग कहेंगे। और इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, और इसकी जो बहुत सारी इकसाम है वो अभी आगे लेटर वीडियो में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो अब हम बारी बारी बात करेंगे चीटिंग की अकसाम के ऊपर। तो सबसे पहले आती है इमोशनल अफेयर। इस किस्म की चीटिंग में क्या होता है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ सिर्फ उसकी जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो किसी और इंसान के साथ बनना शुरू हो जाती है, और वो जो इमोशनल इंटीमेसी वो अपने पार्टनर के साथ लैक कर रहा होता है, वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग वो किसी और इंसान के साथ बनाना शुरू कर देता है। और उसको ये लगने लग जाता है कि उसका पार्टनर जो है उसके साथ तो उसकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन इस दूसरे बंदे के साथ उसकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह बन रही है। तो इस किस्म की जो चीटिंग है उसको हम इमोशनल अफेयर कहेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है चीटिंग सेक्सुअली। उसके बाद अगर चीटिंग सेक्सुअली को हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो ये इस तरह है कि कोई भी इंसान जो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, और वो इस सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए किसी और इंसान के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बना ले, तो इस किस्म की चीटिंग को हम चीटिंग सेक्सुअली कहेंगे। इसके बाद कोमेमोरेटिव फिडेलिटी ऐसे है कि अगर एक इंसान रिलेशनशिप में है या शादी में है, लेकिन उसको अपने पार्टनर से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और उसको अपने पार्टनर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और उसको लगता है कि ये रिलेशनशिप वन वे है, तो वो जो जब उसको अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल ही लगाव नहीं है, तो इस सिचुएशन में जो रिलेशनशिप वो किसी और इंसान के साथ कायम करे तो उसको कोमेमोरेटिव फिडेलिटी कहा जाता है। इसके बाद फाइनेंशियल इनफिडेलिटी ये है कि कोई इंसान अपने पार्टनर से अपने अखराजात की डिटेल छुपाए कि उसने पैसे जो है वो कहाँ पे खर्च किए और उसकी क्या तफसीलात हैं। फिर अगर साइबर अफेयर पर बात की जाए तो साइबर अफेयर जो है वो इस तरह से है कि ऑनलाइन इंसान किसी से बातचीत करे, लेकिन उसके साथ उसका कभी मतलब मिलना जुलना या उठना बैठना किसी और इंसान के साथ ना रहा हो, बट वो ऑनलाइन किसी के साथ साइबर अफेयर में मुलव्वस हो जाए। फिज़िकल चीटिंग ये है कि कोई भी इंसान जो है वो किसी इंसान से मिल के एक हद तक जो उसने चीज़ें जहन में रखी हुई हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो मैं उसके साथ कर सकता हूँ, ये एक्ट्स जो हैं ये ठीक हैं, उन एक्ट्स को अगर कोई परफॉर्म करे तो वो फिज़िकली चीटिंग कहलाएगा, और वो अपने पार्टनर की मतलब कॉन्सेंट के बगैर इस किस्म की काम जब करेगा तो उसको हम फिज़िकल चीटिंग के ज़ुमरे में कैलकुलेट करेंगे। और फिर लास्ट और सबसे आखिर में कंबाइंड इनफिडेलिटी है। कंबाइंड इनफिडेलिटी ये है कि ये जितनी इकसाम ऊपर बताई गई हैं इनमें से कोई एक या दो तीन किसी किस्म की भी चीज़ों को अगर कंबाइन करके कोई इंसान इन सारी चीज़ों को कर रहा है, तो वो कंबाइंड किस्म की इनफिडेलिटी का शिकार है, और वो मतलब ये तमाम अकसाम उसके ऊपर फिर लागू हो रही होंगी। अब यहाँ तक चीज़ें समझने के बाद हमें समझ में आ गई कि चीटिंग जो है वो क्या होती है और कितनी अकसाम है। अब हम बढ़ेंगे इस चीज़ की तरफ कि चीटिंग करने की कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान पर चीट करता है। ये जितनी चीटिंग की रीज़न्स हैं, इनके अलावा भी रीज़न्स हो सकती हैं, बट ये कुछ कॉमन रीज़न्स हैं। सबसे पहले रीज़न जो है वो है एंगर, यानी गुस्सा। यानी कोई भी इंसान अगर उसकी अपने पार्टनर से जो है वो अनबन हो गई है और वो गुस्से में है, और वो गुस्सा रिजेंटमेंट में तब्दील हो जाता है, तो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की जानिब बढ़ने लग जाता है कि वो रफ्ता रफ्ता फिर चीटिंग की तरफ जा सकता है या चला जाता है। फिर इसके बाद जो दूसरी रीज़न है जिसकी वजह से लोग चीट करते हैं वो है लो सेल्फ इस्टीम। यानी अगर एक इंसान है और उसका जो सेल्फ इस्टीम का लेवल है, यानी खुद एतमादी है उसके अंदर, वो बिल्कुल भी नहीं है, तो जब उसके अंदर खुद एतमादी नहीं होती, वो अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकता, तो वो रफ्ता रफ्ता फिर ऐसे सोर्सेज ढूंढना शुरू कर देता है जो उसको सेटिस्फेक्शन देना शुरू करें, जिसकी वजह से फिर वो चीटिंग की जाने बढ़ जाता है। फिर तीसरी बड़ी चीज़ है लैक ऑफ लव। यानी अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा है कि जिसमें प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त, अदब, एहतराम, इन तमाम चीज़ों की कमी है, तो फिर क्या है कि जब
प्यार ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो इन चीज़ों की कमी के बायस कोई भी इंसान फिर चीटिंग की जानिब जा सकता है। चौथी बड़ी रीज़न जो चीटिंग की है वो है लो कमिटमेंट। यानी दो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, और वो एक दूसरे के साथ उनके कमिटमेंट का लेवल बहुत कम है। यानी वो कोई बात कहते हैं एक दूसरे को तो एक पार्टनर जो है वो उस बात को मतलब उस कमिटमेंट के लेवल को नहीं निभाता। यानी जैसे अगर किसी ने कहा कि आज मैं 4 बजे आ जाऊंगा और हम ये एक्टिविटी करेंगे, तो वो 4 बजे ना आए और उसका पार्टनर उसका इंतज़ार करता रहे, तो फिर एक पार्टनर अंदर ही अंदर इस चीज़ को फील करता है कि जो रिलेशनशिप है वो लो कमिटमेंट वाला है, उसकी जो कमिटमेंट उसके साथ की जाती है वो फुलफिल नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो चीटिंग की तरफ जा सकता है। फिर क्या होता है कई बार के कोई भी रिलेशनशिप जो है वो बहुत अरसा एक ही तरह की चीज़ें करने की वजह से उसमें जो है ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि वो एक डेड रिलेशनशिप बन गया। तो कई लोग वैरायटी की तलाश में जो है वो चीटिंग के रास्ते की तरफ जाते हैं। यानी वो बोर हो चुके होते हैं अपने रिलेशनशिप से, सुबह दोपहर शाम एक ही किस्म की रूटीन, एक ही किस्म के काम कर करके उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद इस रिलेशनशिप में अब किसी किस्म का मज़ा बाकी नहीं है, तो फिर इस वजह से भी कई लोग चीटिंग करते हैं। इसके बाद नेगलेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई भी इंसान है वो अपने पार्टनर से अपने जज्बात का इजहार करे भी, बट क्या है कि कई बार उसको निगलेक्ट वो फील करे, यानी उसकी बात को वो वैल्यू नहीं दिया जाए, अंडरस्टैंड ना किया जाए उसकी बात को। तो जब वो बार बार इस निगलेक्ट की फीलिंग से गुजरेगा और उसको लगेगा कि उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर वो चीटिंग की तरफ जा सकता है। इसके बाद जो अगला रीज़न है वो है सेक्सुअल डिज़ायर। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और वो अपने एक पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होते, या जिस अंदाज में वो सेटिस्फाई होना चाह रहे होते हैं वो उस अंदाज में नहीं हो पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से कई लोग फिर चीटिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फिर सर्कमस्टांसेस ये है कि मौक़े और हालात और वाक़यात ये भी डिपेंड करते हैं। कई बार इन सारी रीज़न्स के बावजूद भी कई लोग जो हैं वो चीटिंग की जानिब चले जाते हैं, क्योंकि हालात और वाक़यात ही इस किस्म के बन चुके होते हैं। तो अब इस सब के बाद जो सवाल ज़हनों में आता है वो ये है कि चीटिंग से ओवरकम कैसे किया जाए, और इसका जवाब जो है वो जानने के लिए अब हम बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको बारी बारी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आप लोग ये जान पाएंगे कि इस चीज़ से कैसे निजात हासिल की जा सकती है। तो देखें, जो भी इंसान चीट कर रहा है या वो इस चीज़ का शिकार है, उसे सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि वो ये चीटिंग कर क्यों रहा है। यानी उसको वो हैपनिंग देखने की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से वो इस तरफ जा रहा है। क्या वो अपने पार्टनर को पनिश करना चाह रहा है, या वो एक्साइटमेंट की वजह से इस चीज़ का शिकार है, या वो अपने रिलेशनशिप से एस्केप चाहता है। यानी उस इंसान को ये समझने की ज़रूरत है कि वो क्यों इस तरफ जा रहा है। जब तक वो इस रीज़न को आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक वो इस चीज़ से नहीं निकल सकता। फिर उस रीज़न को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ये समझने की ज़रूरत है कि उसे समझ तो आ गई कि वो क्यों चीट कर रहा है, लेकिन अगली चीज़ उसको समझने की ज़रूरत है कि वो चाहता क्या है रिलेशनशिप से, अपनी ज़िंदगी से। यानी वो जो चीटिंग कर रहा है वो उसकी बेस पे अंडरस्टैंड करे कि वो उसने रीज़न तो आइडेंटिफाई कर लिया, बट वो चाह क्या रहा है। क्या चीटिंग जो है वो उसको इस शादी में या इस रिलेशनशिप में रहने दे रही है या रहने दे सकती है, या वो इस चीटिंग के करने की वजह से इस रिलेशनशिप या शादी से दूर होता जा रहा है। जब तक वो इस चीज़ को नहीं समझेगा तब तक वो चीटिंग को ओवरकम नहीं कर पाएगा। अब जब ये दो चीज़ें किसी भी इंसान ने समझ ली तो उसके बाद वो इस तरफ बढ़ सकता है कि वो कैसे चीटिंग को रोक सकता है। और जब वो इन दो चीज़ों को समझने के बाद इस तरफ आएगा तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रॉब्लम को एड्रेस करना शुरू करेगा और इस चीज़ से निकल आएगा। तो सबसे पहले उस इंसान को क्या करना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि जो उसका रिलेशनशिप है उसमें वो किस तरह पैशन को इंडक्ट कर सकता है। यानी वो जो थ्रिल है, वो जो चार्म है रिलेशनशिप का, उसको वो कैसे वापस रिवाइव कर सकता है। और ये चीज़ जो है वो उसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि इंसान अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करे। और जब वो कम्युनिकेशन करता है, अपने पार्टनर से बातचीत करता है, तो उससे क्या होता है कि उसको समझ आती है कि उसका पार्टनर क्या चाहता है, और उसको ये भी समझ आती है कि जो उसकी चाहत है वो अपने पार्टनर को बताता है, तो दोनों में बातचीत के ज़रिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होती है। और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक डेवलप ना हो तो जाहिर है प्रॉब्लम का हल नहीं निकल सकता।
और वो जब कम्युनिकेशन करे तो वो ना सिर्फ सेक्सुअल इश्यूज़ के ऊपर कम्युनिकेशन करे, बल्कि नॉन सेक्सुअल इश्यूज़ जो रिलेशनशिप में वो दोनों फेस करें, उन्हें उन दोनों पर भी बात करनी चाहिए। फिर उन्हें अपनी फैंटेसीज़ के ऊपर भी बात करनी चाहिए कि वो लव को, रोमांस को, इन चीज़ों को किस अंदाज में फैंटिसाइज करते हैं। और दोनों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जब तक एक दूसरे के सामने नहीं आएगा तो तब तक वो इस इशू को बेहतर अंदाज में सॉल्व नहीं कर सकेंगे। उसके बाद उस इंसान को चाहिए कि वो जो अपना बिहेवियर है, जिसकी वजह से वो चीट कर रहा है, उस बिहेवियर पर उसको काबू पाना चाहिए। चाहे उसकी कोई भी रीज़न है, चाहे वो एक्साइटमेंट है, चाहे वो सेक्सुअल रीज़न है, इमोशनल रीज़न है, फाइनेंशियल रीज़न है, या कोई भी रीज़न है, उसको एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि ये आखिरी हद है, इसको मैं क्रॉस नहीं करूँगा। और उसको इस चीज़ के ऊपर फिर फर्म रहने की ज़रूरत है। अगर वो लाइन ड्रॉ ही ना करे तो फिर वो मतलब एक मौहूम सी उम्मीद के सहारे ही जी रहा है कि आज अगर ये नहीं हुआ तो मैं कल किसी तरह बेहतर हो जाऊंगा। तो जब तक वो इंसान एक लाइन नहीं ड्रॉ करेगा तब तक वो इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर सकता। और फिर अगर ये है कि एक इंसान को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह वो लाइन ड्रॉ करे, या वो किस तरह अकेले इस सारी चीज़ों को कर सकता है, तो फिर उसको किसी न किसी प्रोफेशनल से रब्ते की ज़रूरत है। बाज़ लोग क्या है कि वो हर चीज़ को खुद फिक्स करना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे माशरे में एक गलत ट्रेंड है। हर चीज़ के प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, उनसे रब्ता करना चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए। और मेरा अमराज भी इसी सिलसिले का जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप रब्ता करके एक मुनासिब फ़ीस में अपने मसले के हल की तरफ जा सकते हैं, और आपको जो है वो रिलायबल गाइडलाइन और रहनुमाई फराहम की जाएगी। तो इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है कि कोई इंसान अगर इस चीज़ को फेस कर रहा है तो वो किसी प्रोफेशनल से रब्ता करे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड होता है और हमें चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन जब हम किसी प्रोफेशनल से रब्ता करते हैं तो तब हमें जो राय मिलती है वो बहुत रिलायबल होती है, और वो एक बहुत मैच्योर तरीके से हमें समझाया जाता है, बताया जाता है, जिसके बाद जो हमारा इशू है वो हम उस पर बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बात वही है कि जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर सिचुएशन नहीं बदलेगी। अगर आप अपने ऊपर काबू पाने की तरफ कोशिश करेंगे तो तब ही जाकर आपकी जो ये सिचुएशन है ये चेंज होना शुरू होगी। तो आपको ही सबसे पहले एफर्ट करनी है, उस इंसान को ही सबसे पहले एफर्ट करनी है जो इस चीज़ का शिकार है। फिर यहाँ पर एक चीज़ को जब इस हैबिट से कोई निकलना चाह रहा है तो उसको ये चीज़ जहन में रखने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप जो हैं वो तब टूटते हैं जब उनमें फ़न और एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलेशनशिप जो है उसमें फ़न भी है, एक्साइटमेंट भी है, एक दूसरे के साथ मज़ा आ रहा है, छोटी छोटी चीज़ें करके अच्छा लग रहा है, और वो रिलेशनशिप जो है वो टूटने की तरफ चला जाए। रिलेशनशिप वही टूटता है जो बोर हो जाए, जिसमें फ़न ना हो, जिसमें किसी किस्म की एक्साइटमेंट बाकी ना रहे, और वो एक डेड रिलेशनशिप बन जाए। फिर इस चीज़ को समझने की भी ज़रूरत है कि जब आप इस हैबिट पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने रिलेशनशिप को जो है वो बाकी चीज़ों पे जो आपकी लाइफ में है उन पर प्रायोरिटाइज़ करें। यानी अगर रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं, आपकी प्रायोरिटी घर के काम है, आपकी प्रायोरिटी आपकी जॉब है, आपकी प्रायोरिटी कोई और चीज़ है, तो जब आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है रिलेशनशिप तो फिर वो ठीक कैसे होगा? वो ठीक नहीं हो सकता। आपको इस चीज़ को समझना है कि मुझे एक ड्यू टाइम, एक ड्यू अटेंशन, एक ड्यू रिस्पेक्ट अपने रिलेशनशिप को देनी है, मुझे इसको प्रायोरिटाइज़ करना है। तो जब तक आप उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए बाज़ लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो, यानी शादी हो गई तो बच्चे पैदा हो गए, बच्चे पैदा होने के बाद वो मियाँ बीवी के रोल में आ जाते हैं, माँ बाप के रोल में आ जाते हैं, और मियाँ बीवी का जो रोल है उसको वो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं, उसको बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो वो क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उनका रिलेशनशिप है वो, उसमें फ़न भी ख़त्म हो जाता है, एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो जाती है, और वो बिल्कुल एक डेड रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक इंसान चीटिंग की तरफ चला जाता है। तो दोनों पार्टनर्स को इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो उनका रिलेशनशिप है वो प्रायोरिटी है, पहले वो मियाँ बीवी हैं, उसके बाद उनकी बाकी औलाद भी है, घर के मामलात भी हैं, उनकी जॉब भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। अगर उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो उनकी कैरियर कभी ठीक नहीं हो सकता, उनका बच्चों के साथ ताल्लुक़ कभी ठीक नहीं हो सकता, उनका अपने माँ बाप के साथ ताल्लुक़ कभी ठीक नहीं हो सकता, वो हर वक्त एक स्ट्रेस की कैफियत में रहेंगे। तो इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। अब अगर कोई इंसान इस चीज़ से निकलने की एफर्ट कर ही रहा है तो फिर उसको चाहिए कि जो उसका पार्टनर है वो उसको सरप्राइज़ करे। और सरप्राइज़ तभी दिया जा सकता है कि जब कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर है। हमारे
माशरे में एक बहुत बड़ा मसला यह है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते होते। हम चाहते होते हैं कि मैं क्यों चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूं, गलती तो मेरे पार्टनर की है। जब तक वो चीज़ों को ठीक करना नहीं शुरू करेगा तो मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूं कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप वो कंफर्ट जोन नहीं तोड़ेंगे, जब तक आप अपनी आदतों में थोड़ी बहुत तब्दीली नहीं लाएंगे, 100% तो कोई इंसान किसी को चेंज नहीं कर सकता और ख़ुद को भी 100% नहीं बदल सकता होता। लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन को एक हद तक ज़रूर चेंज कर सकता होता है। और कंफर्ट जोन क्या होता है कि मिसाल के तौर पे कोई इंसान है, उसका कंफर्ट जोन ये है कि वो चाहता है कि वो अपने पार्टनर से बात ना करे बल्कि उसका पार्टनर ही उससे कम्युनिकेट करे तो वो बात करेगा। अब ये कंफर्ट जोन, इससे कोई भी इंसान निकल सकता है। उसको चाहिए कि उसके पार्टनर के कहने से पहले वो खुद भी उससे बातचीत इनिशिएट करे। फिर कोई इंसान है, वो ये चाहता है कि मतलब उसका पार्टनर उसको गिफ्ट दे। अब उसका पार्टनर जो है वो, उसका कंफर्ट जोन ये है कि उसको आदत नहीं है गिफ्ट्स देने की, लेकिन अब उसके पार्टनर को समझने की ज़रूरत है कि अगर वो इस कंफर्ट जोन से नहीं निकलेगा, अपने पार्टनर को गिफ्ट्स नहीं देगा, तो वो अनअटेंडेड फील करेगा। अनअटेंडेड फील करेगा तो वो चीटिंग की तरफ जा सकता है। तो ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस चीज़ को समझाने के लिए कि कंफर्ट जोन से निकलना कितना ज़रूरी है। तो इसके लिए दोनों को एक दूसरे को सरप्राइज़ गिफ्ट्स देने की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ जो है वो सरप्राइज़ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की जो चाहिए। एक दूसरे के साथ जो है वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल मीन्स को ही अडॉप्ट किया जाए, नॉन सेक्सुअल मीन्स भी अडॉप्ट करने चाहिए। यानी कई लोग इस चीज़ से ये समझते हैं कि शायद हमें सिर्फ जो वो सरप्राइज़ है, जो कंफर्ट जोन से निकलना है, वो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की चीज़ों में निकलना है। लाजमी नहीं है। उन चीज़ों को भी ट्राई करें, बट उनसे पहले इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, एक दूसरे को तोहफे तहफ देना, एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट्स देना, एक दूसरे के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो दूसरे को पसंद है, बेशक आपको पसंद नहीं भी हैं, तो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को बेहतर करेंगी और वो जो चीटिंग की हैबिट है वो उससे निकलने में मदद फराम करेंगी। फिर कई लोग क्या करते हैं कि जब वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो उस चीटिंग की हैबिट से निकलना चाह रहे होते हैं, तो वो बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। यानी वो बार बार अपने पार्टनर को कॉल करके इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बार बार मैसेज करके इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं। उस चीज़ से क्या होता है कि वो पैरानोया बनता है, वो मज़ीद चीज़ कन्फ्यूजन का शिकार होती है कि ये बार बार जो है ये एफ़र्ट हम कर रहे हैं, अब तो क्या वो अगला उसको रिकगनाइज़ कर रहा है? नहीं नहीं, आपको चाहिए कि अगर आप ये एफ़र्ट कर रहे हैं तो थोड़ा वेट करें, सब्र करें, बजाय इसके कि आप पैरानॉइड फील करें। और तो इससे क्या होगा कि वो सामने वाला इंसान जो है वो इनसिक्योर जो है वो भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो यकदम तो ज़ाहिर है कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, उसको टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम दें। उसके बाद आप इस चीज़ को गेज करें कि कैसे इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। फिर जब भी कोई इंसान इस हैबिट से निकल रहा है तो उसको चाहिए कि वो जिन लोगों के साथ भी चीटिंग करता रहा है, यानी कि अपने पार्टनर के चीट करने के लिए उन्होंने उसने जिस जिस इंसान से बात की, जिस जिस से वो राब्ते में रहा, तो वो उन इंसानों को भी क्लियरली अपनी सिचुएशन या अपने हालात के बारे में बताए। ये नहीं है कि वो मतलब अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक कर ले और उनको वो एक किस्म की ऐसी कैफियत में छोड़ दे कि ना उन्हें पता चले कि इसने ऐसा क्यों किया। तो उससे वो मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या है कि जब इंसान उनके साथ क्लीन नहीं होता तो वो अपने पार्टनर के साथ भी क्लीन नहीं होता, वो फिर बेसिकली एक कन्फ्यूजन की स्टेट में रहता है कि मैंने कहीं उनके साथ तो गलत नहीं किया, तो फिर वो अपने पार्टनर पे इस वजह से भी फिर चीट करने लग जाए। तो जो दूसरे लोग हैं उनको ये बताने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें थी मेरी, जो जो झूठ उनके साथ बोले हैं। जब ज़ाहिर है कोई इंसान चीट करता है तो वो झूठ बोल के ही चीट करता है, तो वो झूठ जो है उनके सच के जवाबात दूसरे को बताने की भी ज़रूरत है कि भाई इन ये चीज़ें मैंने आपके साथ ठीक नहीं की और मैं मेरा जो है वो ये प्रॉब्लम था और अब मैं अपने रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के साथ ठीक करना चाह रहा हूँ। तो उससे क्या है कि वो सामने वाला जो है उसको भी एक अंडरस्टैंडिंग जाती है कि हाँ ये बंदा जो है शायद इसने गलत किया होगा, बट यह है कि आपकी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फिर उसके जहनी तौर पर वो उसके लिए रुकावट नहीं बनता। फिर दो लोगों को करने की ज़रूरत यह है कि जब वो रिलेशनशिप को बेहतर कर ही रहे हैं तो उनको अपनी मेमोरीज़ को रिक्रिएट करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो एक साथ इकट्ठे शॉपिंग पर जाएं, घूमने जाएं, बाहर डिनर करें इकट्ठे, एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाके वक्त स्पेंड करें। जब तक वो नई मेमोरीज़ नहीं क्रिएट करेंगे तो जाहिर है वो जो उनका वो जो थ्रिल का एलिमेंट है, वो जो उनका एक रिलेशनशिप एक डेड एंड में चला गया है, वो जिंक्स कभी नहीं टूटेगा। तो इसलिए दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि वो मेमोरीज़ को रिक्रिएट करने की तरफ रिलेशनशिप को लेके जाएं। और लास्ट जो है उस पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले क्या है कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब आप कोई चीज़
पॉजिटिव इंटेंट के साथ, अच्छी नीयत के साथ कर रहे होते हैं, तो आपको चाहिए कि रिलीजन से भी स्ट्रेंथ लें। तो उस इंसान को चाहिए जो इस चीज़ से ओवरकम करना चाह रहा है, वो नमाज पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ करे और चीज़ों की बेहतरी के लिए फिर कोशिश करे। तो जब इंसान रिलीजियस फेथ के साथ किसी चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी उस चीज़ में बरकत होती है और मदद होती है, और वो इंसान उस हैबिट को, उस चीज़ से वो ओवरकम करना शुरू कर देता है, और ऑटोमेटिकली चीज़ें उसकी लाइफ में बेहतर होती हैं। जब इंसान नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वहम, बहुत सारे डाउट्स जो उसके ज़हन में होते हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। और आखिरी बात यह है कि कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान को चाहिए कि जिस चीज़ को वो कर रहा है, अगर वो उसमें फेल भी हो जाए तो भी बार बार करे। कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन नहीं भी हो रही तो भी जब वो बार बार करेगा तो एक ना एक दिन उस मकसद को, उस चीज़ को अचीव करने में वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर वो दिल छोटा कर लेगा तो फिर वो चाह कर भी उस गोल को, उस एम को अचीव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस जैसी या किसी और टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि हम आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाएं, तो उसको हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये जितनी भी वीडियोस बनाई जाती हैं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगी। लाजमी नहीं है कि जो आपके मसले का हल है वो इसी वीडियो को देखने से हल हो जाए, क्योंकि जितनी वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी वो इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हैं, और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में इंफॉर्मेशन होती है, उसमें एक गाइडलाइन होती है, उसमें एक स्टेप्स बताए जाते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन है वो हर एक के केस में डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए लाजमी नहीं है कि जिस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में या सरकमस्टांसेस चल रहे हैं वो यहाँ पे सारे डिफ़ाइन किए गए हों। तो अगर आप इन पर्सन गाइडलाइन या गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे मेरा हमराज के जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर हमसे कांटेक्ट करें। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैप, इन सारी जगहों के ऊपर प्रोफाइल मौजूद है, वहाँ पर हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम से कांटेक्ट करें, और उसके बाद हमारे साथ एक सेशन स्केजूल करें। उसके अंदर हम आपको एक बेहतर अंदाज में आपके इशू का जो हल है वो गाइड करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।